Hello everyone, welcome to Triple S. I am Babar, your GS faculty at Triple S. I hope आप सब अच्छे से होंगे. दिस इज पार्ट थर्ड इंडियन इकोनॉमी सीरीज MCQs वाली हमारी जो सीरीज चल रही है जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. ओके इस सीरीज से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से एग्जाम्स में इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस यहां पर वही करवा रहा हूं जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं. तो इससे आपकी प्रिपरेशन उसमें और बूस्ट आपको मिल जाएगा. कल एक क्वेश्चन रहा था लास्ट पे, वो मैंने आपको कहा था खुद करने के लिए. बहुत सारे बच्चों ने किया था, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दी थी. बहुत अच्छी बात है, बाकी भी कोशिश किया करो. ओके तो क्वेश्चन को अभी मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ. क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर. तो वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया था, वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? वो कैपिटल होती है जो आपको बार बार इस्तेमाल करनी पड़ती है, बार बार आपको खर्च करना पड़ता है. जैसे कि आपका पैसा है, पैसा बार बार लगाना पड़ रहा है आपको, ये वर्किंग कैपिटल है. पेट्रोल आपको बार बार गाड़ी में डालना पड़ता है, ये वर्किंग कैपिटल है. इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कंटिन्यूसली हो रहा है, वर्किंग कैपिटल है. लेकिन दूसरी कैपिटल है जो फिक्स्ड होती है, ठीक है ना. वर्किंग कैपिटल में बेसिकली रॉ मटेरियल आ जाएगा आपका जो बार बार इस्तेमाल होता है. आई बात समझ? जैसे आप क्या काम करते हो, आप जूस बनाते हो, आपकी जूस बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें आपको क्या बार बार फ्रूट्स लाने पड़ते हैं, तो फ्रूट क्या आ जाएगा? कैपिटल है आपका. कैपिटल का मतलब होता है जो क्या काम करता है, आपकी वेल्थ को इंक्रीज करता है. ओके तो वो जो फ्रूट्स आप ला रहे हो वो आपकी वेल्थ को इंक्रीज करेंगे, बट वो बार बार आपको लाना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल है ना, तो वो वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा. फिक्स्ड होता है जो फिक्स रहेगा, जैसे कि जिस मशीन में आप जूस बना रहे हो वो मशीन फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड कैपिटल है. जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के अंदर ये सारा काम हो रहा है, आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, वो बिल्डिंग फिक्स्ड कैपिटल है. आई बात समझ? मैंने एक एग्जांपल दी थी जिसमें दोनों चीजें आती है, वर्किंग और फिक्स्ड. मैंने कहा था जैसे ट्रक है, आप फैक्ट्री से अपना माल उस ट्रक के अंदर लाद देते हो और उसको मार्केट में पहुंचा देते हो, वो ट्रक आपका फिक्स्ड कैपिटल है. ओके लेकिन उसमें जो पेट्रोल आपको रोज रोज डालना पड़ता है वो किस में चला जाएगा? वो आपकी वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा. देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फार्मर्स प्लग. जो हल होती है ना फार्मर की, जिससे वो खेत जोतता है, तो वो क्या है? वो उसकी वर्किंग कैपिटल है. वर्किंग कैपिटल नहीं है, ये फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि उसका इस्तेमाल, वो हल उसने बनाई, ओके, तो अब उसका इस्तेमाल वो कई सालों तक करेगा. वो एक तरह का इक्विपमेंट है उसके पास, उसकी मशीन है वो, तो ये वर्किंग कैपिटल में नहीं जाएगा. ये किस में चला जाएगा? ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल में चला जाएगा. क्लियर? कंप्यूटर है, अब मैं आपको कंप्यूटर से, मैं लैपटॉप पे बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है? मेरा कैपिटल है, ये मेरा एसेट है ये. ओके लेकिन ये क्या है? क्या मैं रोज रोज नया कंप्यूटर लेकर आ रहा हूँ? नहीं, मैंने लाया है, 2-3 साल से पड़ा है मेरे पास, हो सकता है 3-4 साल ये और निकाले, 10 साल भी निकाले, तो ये क्या है? ये एक फिक्स्ड कैपिटल है आपका कंप्यूटर. ओके ये सही है. यॉर्न यूज्ड बाय वीवर, कपड़े सीने के लिए जो यार्न, जो रेशे, जो धागों का इस्तेमाल उसे करना पड़ता है, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल में आएगा. अब कपड़े बनाने हैं तो कपड़े बनाने के लिए जो धागों का इस्तेमाल होगा, बार बार उसको लाने पड़ेंगे मार्केट से. ओके तो ये क्या? ये रॉ मटेरियल है, तो किस में आ जाएगा? आपके वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा, आपके फिक्स्ड कैपिटल में नहीं जाएगा. लेकिन जो मशीन का वो इस्तेमाल कर रहा, अगर मशीन पूछी होती, वो मशीन उसकी फिक्स्ड कैपिटल होती. फाइन. पेट्रोल मैंने अभी बता दिया, पेट्रोल क्या है? पेट्रोल आपका वर्किंग कैपिटल है. तो इसमें पूछा था कितने पीयर्स ठीक हैं, करेक्टली मैच्ड हैं, तो यहां पर क्या है? आपके दो ही पीयर, एक आपका कंप्यूटर और दूसरा आपका पेट्रोल. यहां पर ठीक है, तो ओनली 2, ऑप्शन बी. क्लियर? तो ये पार्ट थर्ड है. आगे बढ़ते हैं यहाँ से. कितने क्वेश्चन हमने किए थे? हमने क्वेश्चन किए थे 25. ओके आगे बढ़ते हैं. सो दिस माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. कल बहुत सारे मैसेज आए थे, मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी था. आज कोशिश करूंगा सब बच्चों के जवाब देने की, एस्पिरेंट्स. ओके क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर है. हमारे ब्रॉडली 3 सेक्टर्स होते हैं. सबसे पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? जो भी लैंड से रिलेटेड, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है. नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट इस्तेमाल करना, डायरेक्टली उनको एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि माइनिंग, जैसे कि फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सारा किस में आता है? ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा. ओके सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? जो चीज़ें आप प्राइमरी सेक्टर से उठाकर जब उनकी प्रोसेसिंग करोगे फैक्ट्रीज के अंदर, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर आएगा. इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको बोलते हैं. जैसे कि आपने क्या काम किया? आपने
एग्रीकल्चर के अंदर आपने फ्रूट्स बनाए, वो जो फ्रूट्स आपने बना लिए वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। लेकिन अब आपने क्या काम करना है, अब उन फ्रूट से जूस बनाना है। जूस बनाने के लिए वो फैक्ट्री में चले जाएंगे। तो अब जब वो जूस बन रहा होगा उसको हम क्या बताएंगे, जो प्रोसेसिंग हो रही है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। ओके। और टर्शरी सेक्टर उसके बाद जब उस जूस को मार्केट में पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वो मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक तरह की सर्विस है। ये आपका तीसरा सेक्टर आ जाएगा, टर्शरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर होता है। ओके। आप होटल के अंदर गए, किसी होटल के अंदर गए या किसी कैफे के अंदर गए, आपको जूस सामने लाकर दिया गया। ओके, प्रेजेंट किया गया, हॉस्पिटैलिटी सामने लाकर रखा गया आपके सामने। ओके, तो जूस प्रेजेंट किया गया आपके सामने, ये भी क्या है, ये आपका सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। ओके, तो ब्रॉडली तीन है। फिर इस टर्शरी के अंदर क्वाटरनरी, क्यूनरी भी आता है, वो यहाँ पे हमारे काम का नहीं है अभी। ओके, तो यहाँ पर फिर से देखने कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। तो पहला है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो एग्रीकल्चर में आपने बना लिया, जो भी चीज़ें आपने बना लिए, ठीक है, आपने सेब बना लिए, आपने आम बना लिया, आपने केला बना लिया, आपने वाटरमेलन बना लिया, कुछ भी चीज़ एग्रीकल्चर में बना ली, तो क्या वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आएगा। सेकेंडरी सेक्टर में तो आ नहीं सकता। ठीक है, अभी आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि शायद प्राइमरी सेक्टर में आएगा, बट लेट मी टेल यू, ये प्राइमरी सेक्टर में भी नहीं आएगा। ओके, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है ये आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। ओके, किस में आएगा? टर्शरी सेक्टर में, ना प्राइमरी में ना सेकेंडरी में, ये आता आपकी टर्शरी सेक्टर में। वो कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। आपने वाटरमेलन बनाए, ओके फाइन। अब आपने उनको मंडी में पहुंचाना है बेचने के लिए, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बनाए। अब आपने ये सोचा कि अभी अगर मैं इनको मंडी लेकर गया, ओके, तो मंडी में जब तक ये पहुंच जाएंगे तब तक ये हो सकता है रास्ते में ख़राब हो जाएं, मुझे टाइम लगेगा वहाँ पहुँचाने में। ओके, तो आप क्या काम करते हो, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में आप देखते हो कोल्ड रूम फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है। आपको पता लगता है कि ये है, ये कोल्ड रूम फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं। आप उनके पास जाते हो, कहते हो मेरे पास इतना सामान है, मुझे अभी मंडी जाना है, मंडी जाकर बात करनी है वहाँ पे किस दाम पे बिक रहे हैं, मुझे काफ़ी दिन लग जाएंगे इस सारे प्रोसेस में, गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम करना, आप मेरा सामान अपने पास रखो। तो उसने आपको सर्विस प्रोवाइड की, कोल्ड रूम की सर्विस प्रोवाइड की आपके एग्रीकल्चर को स्टोर करने के लिए। ओके, आई बात समझ? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज वाली है सर्विस, वो किस में चली जाएगी? टर्शरी में चली जाएगी। ओके, पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरा है डेयरी फार्म। तो डेयरी फार्म जो है ये क्या है? ये आपका अलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर के साथ। डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, एनिमल हस्बेंड्री, ये प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट आते हैं। तो ये चला जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ओके, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ध्यान से इसका जवाब दो, क्योंकि अभी बहुत से एस्पिरेंट्स ये सोच रहे होंगे जैसे माइनिंग है, मिनरल्स निकालते हैं, तो वो तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है ना? तो यहाँ पे भी एस्पिरेंट्स क्या जवाब दे रहे होंगे? यही जवाब दे रहे होंगे कि ये प्राइमरी में आ जाएगा। लेकिन ये प्राइमरी में नहीं, ये टर्शरी में ही आएगा। मिनरल एक्सप्लोरेशन आपका टर्शरी सेक्टर में ही आएगा। इसका जवाब आप लोग दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, यहाँ लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में अलग से जवाब दोगे जो मैं बाद में पढ़ूंगा। और एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ हिंट दूंगा। एक है मिनरल एक्सप्लोरेशन जो पूछा गया है, दूसरा है मिनरल एक्सप्लॉयटेशन या मिनरल एक्सट्रैक्शन। तो जो आपका मिनरल एक्सप्लॉयटेशन, जो आपका मिनरल एक्सट्रैक्शन है, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन मिनरल एक्सप्लोरेशन आपका टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। ये क्यों है टर्शरी सेक्टर का पार्ट? मैंने हिंट दे दिया आपको कि ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। पहली दो, एक्सट्रैक्शन एक्सप्लॉयटेशन प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन एक्सप्लोरेशन टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना। ओके, मुझे देखना है आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है, कितनी इकॉनमी पढ़ी है आप लोगों ने। ओके, वेविंग क्लॉथ, कपड़े सीना, तो एक मशीन लगी होगी, कपड़े सियोगे। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे कपड़े बनाए जाते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट आ जाएगा। ये क्या है? ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आपका डेयरी फार्म ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन ठीक है, वेविंग क्लॉथ ठीक है, तीन पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। ओके, फिर कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड, भाई ऑपरेशन फ्लड जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन है।
इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लास में मिस हो जाती हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती हैं। फाइन। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये किसके साथ रिलेटेड है? ऑब्वियसली आपका जो मिल्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका वाइट रिवॉल्यूशन, उसमें ऑपरेशन फ्लड। ओके। इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय। तो जिन लोगों ने इन्फ्लेशन पढ़ा नहीं है उनको शायद दिक्कत आ जाएगी, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है आसान चीज़ है कि इन्फ्लेशन हम इंडिया में किस चीज़ से मेजर करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, या फिर नेशनल इनकम इन डिफ्लेशन। वाह, क्या ऑप्शन डाले हैं। तो ये आपका क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम प्रॉपर इंडेक्स मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो होलसेल, वहाँ पे टैक्सेस का हमें पता नहीं लगता। जर्नल लोग जो होते हैं वो होलसेल मार्केट में, आपुर में चीज़ें खरीदते नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर हम हैं, यहाँ पे रिटेल प्राइस को देखा जाता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स का एक और ड्रॉबैक है, डीमेरिट है, कि उसमें उसके अंदर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। सीपीआई के अंदर आपकी सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, इकोनॉमिक ग्रोथ इनमें से किसके साथ देखी जाती है? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी इन्फ्लेशन के साथ, मैंने आपको बताया था ना, इन्फ्लेशन के अंदर भी एक मॉडरेट इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब एक मॉडरेट इन्फ्लेशन होगी ना, मॉडरेट इन्फ्लेशन होगी, थोड़ी थोड़ी सी महंगाई होगी, थोड़ी सी, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, जो फिर्म्स हैं उनको इंसेंटिव मिल जाता है ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा लेबर हायर करनी पड़ेगी। जब आप ज़्यादा लेबर हायर करोगे तो इट मीन्स ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो गई। जॉब्स क्रिएट हो गई तो उस लेबर को वेजेस भी मिलेंगी, वेजेस मिलेंगी तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोग डिमांड उठाएंगे, डिमांड उठेगी तो पीछे फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी। आई बात समझ? तो इसलिए मॉडरेट इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है। हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन होने से बेनिफिट किसको होता है? ठीक है, तो ये एक विनर और लूजर वाला टॉपिक होता है इन्फ्लेशन के एंड में। पूरा इन्फ्लेशन का टॉपिक जब खत्म होता है तो फिर उसमें पढ़ाया जाता है कि इन्फ्लेशन से फायदा किन किन लोगों को होता है, इन्फ्लेशन से नुकसान किन किन लोगों को होता है। पहला ऑप्शन है क्रेडिटर्स, यानी जो क्रेडिट देते हैं, जो आपको लोन देते हैं, पैसा देते हैं। उसके बाद डेप्टर्स, जिसने लोन लिया, जिसने पैसा उधार पकड़ा, डेप्ट जिसके ऊपर है। सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स, आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट किसी भी बैंक के अंदर है। गवर्नमेंट पेंशन ऑन फिक्स्ड अमाउंट, यूजुअली पेंशन फिक्स्ड ही होती है, तो आपको पेंशन दी गई है सरकार के द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट कि भाई आपको 20,000 की पेंशन मिलनी है, महीने पे 20,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इनमें से इन्फ्लेशन आने पे, मान लो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इनमें से किसको बेनिफिट होगा? शाबाश, इसका जवाब ज़रा सोच समझ कर देना। देखो, जो क्रेडिटर है, जिसने पैसा दिया, मैंने आपको पैसा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पैसा दिया, कितना दिया? मैंने आपको पैसा दिया 1,000 रुपये। फाइन, 1,000 रुपये मैंने आपको दिया। आज 1,000 रुपये की बहुत वैल्यू है, मान लो आज 1,000 रुपये की, आज नहीं, मान लो मैंने आपको दिया था उस ज़माने में, वो सुनिए बातें, दादाजी बताते थे हमारे ज़माने में आटा 1 किलो रुपये आता था, 2 किलो रुपये आता था, ठीक है, 1,000 रुपये का तो पूरा शहर शायद मिल जाता। मान लो उस ज़माने में 1,000 रुपये उधार दिया, उस ज़माने में 1,000 रुपये शायद 10 लाख 1 करोड़ के बराबर था, इतनी वैल्यू थी 1,000 रुपये की। ओके, अब इन्फ्लेशन बढ़ गया मार्केट के अंदर, आज 1,000 रुपये की वो परचेजिंग पावर नहीं रही जो उस ज़माने में 1,000 रुपये की परचेजिंग पावर थी। फाइन, आज आप आते हो, कहते हो मेरे दादाजी ने आपके दादाजी से कर्जा लिया था, 1,000 रुपये था, मैंने उनकी डायरी में देखा, तो ये उनकी आत्मा के ऊपर बोझ था, ये मैं आपको आज दे रहा हूँ वापस। दादाजी मुझे ख्वाब में आकर बोले थे बेटा उनका 1,000 रुपये वापस करना, ये लीजिए 1,000 रुपये। मैं कहूँगा उस ज़माने में 1,000 रुपये लाख के बराबर था, 1 करोड़ के बराबर था, आज आप मुझे 1,000 रुपये दे रहे हो। ठीक है, 1,000 रुपये मैं ऐसे साइड पे निकल जाऊंगा, खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके, तो क्रेडिटर जो मेरे दादाजी ने दिया था, मैंने दिया था, उस कुछ खास फायदा नहीं होगा इन्फ्लेशन से हमें। ओके, डेब्टर, लेकिन जिसने डेब्ट लिया ना उसको फायदा हुआ, उसको ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उस चीज से उसको देने में। आई बात समझ? तो डेब्टर जो है इसका ज्यादा फायदा किसको मिलता है? डेब्टर को मिलता है। तो यही इसका सही जवाब होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा मुझे बता लेना, कल के लेक्चर में मैं इसको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। 31
पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में जो लिबरलाइजेशन हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे उसका पायनियर, पायनियर का मतलब होता है उसको शुरुआत करने वाला, किसको बताया जाता है इनमें से? आसान, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। फाइन। और फादर अगर पूछा जाएगा, फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पीवी नरसिम्हा राव। अगर वो ऑप्शन में नहीं फिर आप मनमोहन सिंह जी के साथ जा सकते हैं। प्रमोशन ऑफ एमएनसीज इन इंडिया मीन्स इनकरेजमेंट ऑफ, जो इंडिया में एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब क्या है? जो सिर्फ एक देश में नहीं है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, जैसे आपका केएफसी है। ओके, तो ये सिर्फ एक जगह नहीं है, अलग अलग देशों में ये काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो जब हमने इनको प्रमोट किया, इनको प्रमोट करने का मतलब क्या है? हमने किस चीज़ को प्रमोट किया, किस चीज़ को इनकरेज किया? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 32। शाबाश। 32 का जवाब आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तीनों चीज़ें आ जाएंगी भाई। वो जो एमएनसी होगी वो कोई प्राइवेट होगा ना, केएफसी किसी प्राइवेट प्लेयर का होगा, वो यहाँ पे खोलेगा। ओके, इससे क्या हो गया? क्योंकि मल्टीनेशनल है, अलग अलग नेशनल में काम कर रहे हैं, तो एक ग्लोबलाइजेशन, उसकी तरफ भी इसका रुझान, उसका तरफ भी इसका ओरिएंटेशन जाएगा भाई। ग्लोबलाइजेशन को भी हमने ओपन किया। और लिबरलाइज का भी ये आ जाएगा, क्योंकि लिबरलाइज के अंदर हम क्या करते थे? लिबरलाइज के अंदर हमने बाहर की कंपनीज को इन्वाइट किया था कि आ जाओ यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, एफडीआईज। ओके, तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाएगी। जब एमएनसीज की बात हो रही है तो प्राइवेटाइजेशन भी आ जाएगा, लिबरलाइजेशन भी और ग्लोबलाइजेशन भी। क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, यानी कि बाहर प्राइवेट सेक्टर जो है वो बाहर अपनी चीज़ें बेचेंगे दूसरे देश में, तो इसका प्रोसेसिंग जोन जहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, तो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ये कहाँ पर बनाया गया था? एग्जाम कई बार, ये कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कहाँ पे खोला गया था? आपका सूरत, गुजरात के अंदर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मैच द करेक्ट ऑप्शंस। सेक्टर्स के ऊपर है, अभी तक सेक्टर ही समझाए मैंने। चलो, एनिमल हस्बेंड्री टर्शरी सेक्टर, शाबाश। एनिमल हस्बेंड्री किस में आ जाएगा? ओके, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, रियरिंग। शाबाश। हो सके तो 2-3 एग्जांपल लिख लेना एनिमल हस्बेंड्री में। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे बी कीपिंग है, ओके, हॉर्स ब्रीडिंग है, एक्वाकल्चर है, शीप ब्रीडिंग है, ये किस में आते हैं? आपके एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। उनको सर्विस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और उनको जो है जैसे बी कीपिंग है, वहाँ से क्या किया जाता है? वहाँ से हनी प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, पोल्ट्री फार्म है, डेयरी सेक्टर है, ये भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो जब सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री की बात की जाएगी पर्टिकुलरली, ठीक है, तो गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंगली एनिमल हस्बेंड्री को हम प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। ओके, जब इसका डाटा निकाला जाता है कि इससे जो आउटपुट जनरेट हुआ इकोनॉमी में, उसको हम किस में डालेंगे? उसको हम आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर डालते हैं। ओके, तो इसमें यह था, जैसे कि मान लो हॉर्स ब्रीडिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो हॉर्स ब्रीडिंग की जब बात आती है तो मोस्टली हमारे माइंड में ये आता है कि अच्छा हॉर्सेज हैं तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कि हम उनके ऊपर ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो इस चीज़ से कंफ्यूज हो सकता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया। हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट किस में आ जाएगा? हाथों से इस्तेमाल करके चीज़ें बनाई जा रही है। ओके, तो किस में आएगा? आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, प्रोसेसिंग हो रही है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मैंने समझाया भी था, जैसे कि आपके होटल्स हैं, आप किसी होटल में आपने स्टे किया, उस होटल में आपको क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है? सोने की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, खाने की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा, किस में आएगा? टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। उसके बाद रिटेल सेल्स, रिटेल सेल यानी कि जो आपकी लोकल दुकान है, आप बाहर जाते हो दुकान पे, किसी स्टोर पे आप चीज़ खरीदते हो, रिटेल, ठीक है, साथ में लगी हुई किराने की दुकान, वो एक रिटेल शॉप है। तो वो क्या है? वो क्या काम कर रहा है? प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, कुछ भी वहाँ पे क्या कुछ बन नहीं रहा है, वो बेच रहा है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो टर्शरी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी में नहीं आएगा। क्लियर? तो कितने यहाँ पर आपका बी एंड सी, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इट इज़ अबाउट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उनके बारे में है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ो।
पहली स्टेटमेंट क्या, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 24 जुलाई 1991 में, जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के तत्काल फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी बजट लेकर आए थे। फाइन, ये तो ठीक है। इमीडिएट काज क्या था, इमीडिएट काज क्या था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का, रैपिड फॉल इन फॉरेक्स। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था 10-15 दिन का बचा था, कुछ जगहों पे 15 लिखा है, कुछ जगहों पे 3 वीक्स लिखा है, अलग अलग जगहों पे लिखा है, क्योंकि तब तक हमने अपना फॉरेक्स कर लिया था फिर जमा, इसलिए एग्जैक्ट डाटा कोई भी नहीं बता सकता। फॉरेक्स रैपिडली गिर रहा था, ये भी ठीक है। उसके बाद है टू मैनेज द क्राइसिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 17 बिलियन का लोन लिया IMF और वर्ल्ड बैंक से। ये स्टेटमेंट गलत है, 17 का नहीं लिया था, 7 बिलियन का लिया था। कितने का, 7 बिलियन का लिया था। इन्फ्लेशन रेट जो है वो राइज हुआ था, ओके, कितना, 66.7% गया था 16.7% से, इन्फ्लेशन इतना बढ़ा था। ये ठीक है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन कभी इंडिया में इतना गया नहीं है, 66% तो हम सोच भी नहीं सकते। इन्फ्लेशन जो है लगभग 6.5% से 16.7% चला गया था, और एंड इट वाज वेरी ह्यूज, इट वाज वेरी ह्यूज। ओके, मैंने इन्फ्लेशन के टॉपिक में आपको पढ़ाया था, जब मैं इन्फ्लेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हमारे यहाँ मैक्सिमम इन्फ्लेशन इतना ही गया है, 16% 17% के करीब इन्फ्लेशन गया है, और देश की हालत ख़राब थी। लेकिन जहाँ पर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन 50% के करीब जब हमने इन्फ्लेशन देखी, जिम्बाब्वे के अंदर, वेनेजुला के अंदर, जर्मनी के अंदर हमने देखी, तो वहां पे करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही थी, वो करेंसी सिर्फ एक कागज की रही थी। 1 ट्रिलियन का नोट पब्लिश किया गया था जिम्बाब्वे के अंदर, किसी काम का नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बुरी सिचुएशन इतनी भी नहीं आई थी। ओके, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपके सिर्फ 2 ठीक हैं, तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट इज यूज्ड इन रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 ही जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बताया था, हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या चल रहा था, ट्रेड डेफिसिट आया हुआ था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मिसमैच चल रहा था। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कुछ खास कर नहीं पा रहे थे हम लोग। तो ये किसके रिलेटेड आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36, इट इज़ रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फाइन। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हमने पढ़ा था, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हमने पहला टॉपिक HDI पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। तो यही बता रहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आती है। क्वेश्चन नंबर 37, शाबाश जवाब दो। पहला ऑप्शन क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये तो हम देखते ही नहीं है यहीं से। पोवर्टी, ये भी नहीं देखते। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिल्कुल। एजुकेशन, बिल्कुल। पर कैपिटा इनकम, यानी जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो देखते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। फाइन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनमें से FDI के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा। और FDI, आल दो कि मैंने डायरेक्टली FDI नहीं पढ़ाया, बट कई बार बता चुका हूँ कि FDI में क्या होता है, बाहर की कंपनियां आती है, आपके देश में निवेश करती हैं, आपकी कंट्री में पैसा लगाते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या है, सब्सिडरीज ऑफ कंपनीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो कोई भी कंपनीज है उनकी सब्सिडरीज यहाँ पे आई, बाहर की कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे अपनी मतलब मैन हेड यहाँ पे नहीं खोला, अपनी एक सब्सिडरी यहाँ पे खोल दी। ठीक है। उसके अलावा मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, इंडिया की कंपनी के अंदर, कंपनी इंडिया की है लेकिन उन्होंने क्या काम किया, उसके अंदर कुछ शेयर्स खरीद लिए, तो ये भी FDI की एक एग्जांपल होती है। उसके बाद फॉरेन फॉरेन नहीं लिखा, कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज, यानी कि कंपनी यहाँ पे खुली है लेकिन पैसा बाहर की कंपनी ने उसके अंदर लगाया हुआ है, तो ये भी आपका FDI के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तीनों की लैंग्वेज एक ही है, तीनों के एक ही लैंग्वेज है कि बाहर की कंपनीज आकर आपके यहाँ निवेश कर रही है अलग अलग तरीके से। ओके। फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये एक अलग चीज़ होती है, जिस तरह FDI होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसी तरह से FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्या काम करते हैं, ये लोग बस आपकी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी, वीडियो पॉज हो गई। पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बोल रहा था। बाहर के लोग, फॉरेनर्स, आपकी स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया। ओके, जैसे उनने देखा, उनने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपकी कंपनीज में उनने इन्वेस्ट किया, उनमें पैसा लगाया, और ये लोग क्या काम करते हैं, उन्होंने शेयर खरीदा, शेयर मानो 500 रुपये का खरीदा, जैसी उसकी प्राइस 800 रुपये हो गई, इन्होंने वो शेयर 800 रुपये का बेच दिया, 300 रुपये का प्रॉफिट निकाल के ये चले जाते हैं। ओके, तो ये आपका FDI के अंदर नहीं आता, ये FPI के अंदर आ जाएगा। ओके, तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 38
आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पहली 3 स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, क्वाइट इजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR रिपोर्ट? इसको कौन पब्लिश करता है? मैंने आपको बताया भी था, आपका जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पब्लिश करता है कौन सी रिपोर्ट? HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें आपका HDI होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो UNDP ही इसको भी पब्लिश करता है, तो टोटल इसके अंदर कितने इंडिकेटर्स होते हैं? शाबाश, टोटल इसके अंदर 10 इंडिकेटर्स होते हैं, और वो 10 इंडिकेटर्स अगर हो सके कोशिश करना कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताना कि वो 10 इंडिकेटर कौन से हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए टोटल हमने अभी तक 40 क्वेश्चन किए। अब एक काम करूँगा, 2 लेक्चर और लेकर आ जाऊँगा 30-30 के सेट बनाकर, ठीक है? 30-30 के सेट बनाकर 2 लेक्चर और लेकर आता हूँ, तो टोटल आपके ये 100 MCQs कंप्लीट करवा देते हैं। फाइन, तो इसमें से कोर टॉपिक ही मैं उठा रहा हूँ, जैसे कि आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग, GDP वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपका इन्फ्लेशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपके इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं JSSB की बात करूँ, ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक इकोनॉमिक से आपकी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कैपिटल्स वगैरह, सेक्टर्स वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस में है नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी आप टॉपिक करवा लो, बहुत सारे उन्होंने मुझे टॉपिक्स भी रेकमेंड किए थे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी नहीं है, तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके टॉपिक करवा नहीं रहा हूँ मैं। ओके, तो बाकी ऐप के ऊपर जो है हमारा कोर्स चल रहा है। ऑलमोस्ट आपके आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, उन सब के ऊपर, सब इंस्पेक्टर की बात करो, फॉरेस्टर, कांस्टेबल, इन सब के वहाँ पे बैचेज चल रहे हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, और एक एक क्लास को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, अच्छे से पढ़ाया जाता है, डाउट्स लिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। ओके, क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक बहुत ही होलिस्टिक वे में हम अपनी ऐप के ऊपर, SSS की ऐप प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगी, वहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे ये कोर्सेज बिक रहे हैं, और बहुत अच्छे से वहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर करवाया जा रहा है। ओके, so this is all about today. Thank you so much. Bye bye and take care.